बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सबका थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से पिछली एक्सरसाइजेज आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब की, थैंक यू वेरी मच। इस तरह से करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिटरमिन वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, नीचे जो दिए गए सॉलिड शेप्स हैं वो सिमिलर है या नहीं। अब पार्ट 1 में जो है हमारे पास ये है जी क्यूबाइड। ठीक है, अच्छा, आपने पिछली एक्सरसाइजेज में भी ये चीज़ पढ़ी है कि अगर जो है वो शेप सेम हो, इन दोनों की शेप सेम और साइज डिफरेंट हो तो सिमिलर होते हैं। ठीक है, मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि जो है वो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी मार्क कर लें। इसकी ये जो 3 है और ये 6 है और यहाँ पे ये 5 क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, तो 5 की क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो 10 है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका भी देख लेते हैं। ये आपके पेज नंबर 205 पे गिवन है, टू सॉलिड्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो सॉलिड्स को हम तब सिमिलर कहते हैं इफ दे हैव सेम शेप। ठीक है, पहली बात तो शेप सेम होनी चाहिए। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ्स, उनकी जो है या साइड्स ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज कांस्टेंट कॉल्ड स्केल फैक्टर। ठीक है, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, कोई सी एक नहीं, तमाम जो हैं जितने भी, फॉर एग्जांपल देखिए अब यहाँ पे ये ए है और ए का जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड डी है, ए रेशो डी। इसी तरह से यहाँ पे ये बी है तो यहाँ पे ये ई है, बी रेशो ई। और सी है और सी, ये दूसरी जो है हम बी को डबल लाइन से कर लेते हैं और सी को ट्रिपल लाइन। सी और एफ इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, सी ओवर एफ। तो ये कांस्टेंट स्केल फैक्टर होना चाहिए, यानी कि एक जैसा आना चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। अगर हम 3 और 6 की जो है वो रेशो लेंगे, ठीक है, और उसका आंसर सेम आता है, अगर हम 5 और 10 की रेशो ले तो आंसर सेम या कांस्टेंट आता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फिगर्स जो है वो सिमिलर है। अच्छा जी, अब आपने रेशो लिखते हुए ये ख्याल रखना है कि अगर आप 6 पहले लिख रहे हैं तो और 3 को नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 6 को ऊपर लिख रहा हूँ और उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड 3 को नीचे लिख रहा हूँ, तो इसी तरह से जब दूसरी क्रॉसपॉन्डिंग साइड यानी कि 10 और 5 है तो 10 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। ठीक है, 10 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, 3 को ऊपर और 6 को नीचे और 5 को ऊपर और 6 10 को नीचे। ठीक है, तो बस हमारे पास वो कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब जो है वो 6 को 3 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा। इस तरह से 5 को अगर 10 से डिवाइड करें तब भी क्या आएगा, हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो स्केल फैक्टर यानी कि ये 2 आया है ये कांस्टेंट है, सो बोथ सॉलिड्स जो है वो सिमिलर है। ठीक है, चाहे तो आप स्केल फैक्टर लिख दें या आप ये भी लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम जो है ये बोथ सॉलिड्स जो है वो सिमिलर है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज कांस्टेंट, या फिर आप कहते हैं कि स्केल फैक्टर जो है वो स्केल फैक्टर जिसको हम के से रिप्रेजेंट करें वो सेम है या कांस्टेंट है। तो दोनों फिगर्स जो हैं वो सिमिलर हैं या दोनों सॉलिड्स जो है वो सिमिलर है। अच्छा जी, पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे ये डायामीटर दिया हुआ है 24 mm और स्मॉल जो सिलेंडर है हमारे पास, इसका डायामीटर दिया है 14 mm। ठीक है, पीछे एग्जांपल में या जहाँ पे रूल डिफाइन है वहाँ पे रेडियस दिया हो या डायामीटर दिया हो, बात एक ये आपने इन दोनों का ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है तो इनका ही आपने रेशियो मालूम कर लेनी है। इस तरह से ये हाइट दी है तो ये हाइट जो है इन दोनों की रेशियो 12 और 8 की रेशियो मालूम। अगर तो रेशियो जो है वो सेम आ जाती है तो हम जो है वो कहेंगे कि ये सिमिलर फिगर्स है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने डायामीटर जो है 24 लिखा है, पहले बड़े वाले सिलेंडर का लिखा है, तो इसी तरह से नीचे जो है वो 14 छोटे वाले सिलेंडर का लिखना है। ठीक है, और इस तरह से हाइट जो है मैं अब लिखूंगा तो पहले ऊपर जो है वो बड़े वाले सिलेंडर की और फिर नीचे वाली, ये आपने ख्याल रखना है। अगर आप इसकी वैल्यूज को पहले लिख रहे हैं तो ऊपर, तो दोनों दफा इसी की वैल्यूज ऊपर आएंगी, और अगर आप इसकी वैल्यूज को पहले ऊपर लिख रहे हैं तो फिर इसकी वैल्यूज पहले ऊपर आएंगी। ठीक है, ये आपने सेम रखना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको डिवाइड कर लें तो दोनों को अगर डिवाइड करके, वैसे 2 से भी कटते हैं लेकिन फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.71। ठीक है जी, ये आ रहा है। और इसी तरह से अगर 12 को 8 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.5। ठीक है, अब इन दोनों का जो है वो रेशियो, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो सेम नहीं आ रही, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी क्रॉसपॉन्डिंग साइड सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्केल फैक्टर, अगर बाज़ स्टूडेंट्स को ये ना लिखना चाहें आप तो ये भी लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग, क्रॉसपॉन्डिंग की मैंने एब्रिवेशन लिखी है ऐसे,
आप जो पूरा लिखिएगा, corresponding sides जो है वो are not constant, so both solids are not similar, ठीक है जी। अच्छा जी, अब पार्ट 3 में अगर आप आएँ तो ये आपके पास जो है शेप 3D ट्रायंगल बनी हुई है। इसके जो है हर साइड पे आप डिफरेंट साइड्स नज़र आ, तो आपने मार्किंग जो है वो प्रॉपर कर लेनी है। जैसे कि ये रेड वाली है जी 6 फीट, इसकी करॉस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, ये 12 फीट वाली, ठीक है। पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, दूसरी साइड या ये वाली 5 और 10 ले ले या फिर ये वाली 5 और 10 लेनी है, यानी कि बेस इसकी सेम है। तो ये मैं दूसरी जो करॉस्पॉन्डिंग साइड है 5 और 10 ये मार्क कर, ठीक है, डबल लाइन से। मे बी आपको शायद क्लियर हो। अच्छा जी, इसके बाद ये तीसरी साइड जो इसकी हाइट या इसकी जो है स्लांटेड साइड है, ये वाली साइड इसकी करॉस्पॉन्डिंग साइड 6.5 की 13 है, ठीक है। इसमें चाहे इनको पहले ऊपर लिख लें और फिर इनको डिनोमिनेटर में लिख लें, या फिर अगर आप इनको न्यूमरेटर में ज़रा इसको लिख लेते हैं, लिखना आसान होता है, डिवाइड करना आसान होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लें, मैंने लिखा है जी 12 है ऊपर और उसके करॉस्पॉन्डिंग साइड 6 उसके नीचे है, ठीक है। फिर मैंने लिखा है जी 10 और उसके नीचे 5, ये देखें 10 और उसके नीचे 5। फिर 13 और उसकी करॉस्पॉन्डिंग साइड 6.5, ठीक है। तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं, तो 12 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है 2। इस तरह से 10 को 5 से डिवाइड करें तो ये आ रहा है 2। इस तरह 13 को 6.5 से डिवाइड करें तो ये भी आ रहा है 2, ठीक है। तो ये तमाम जो है हमारे फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो सेम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस ऑल स्केल फैक्टर्स, या आप क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिख देंगे, ठीक है। स्केल फैक्टर्स अगर नहीं लिखना चाहते, आर कांस्टेंट, सो बोथ सॉलिड्स आर सिमिलर, ठीक है जी। अच्छा जी, पार्ट 4 है हमारे पास, जिसमें कि ये हमें 2 कोन्स दी गई हैं, ठीक है। अब इसमें आपने ये केयरफुल रहना है कि ये कोन इस तरफ को पड़ी है, देखिए इसका 90 का ये एंगल बन रहा है और ये इसका इस साइड पे है। तो आपने जो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स है वो ये दोनों इसकी नीचे की तरफ है, इसकी ऊपर की तरफ है, ये ख्याल रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 20 है, ठीक है जी, 20 की करॉस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ये 9 होगी, ठीक है। ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर पड़ी है, ये इन्वर्ट करके रखिए, उल्टा के रखिए, ठीक है। अब इसी तरह से ये अगर 21 है इसकी सेकंड साइड, तो इसकी करॉस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी जी, ये 12 आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से ये जो है स्लांटेड साइड जो है हमारे पास, ये 29 है तीसरी करॉस्पॉन्डिंग साइड, तो इसकी करॉस्पॉन्डिंग साइड जो है ये 15 आ जाएगी, ठीक है। ये आपने ध्यान से इस तरह से ज़रा लाइन लगा लेने से आपको ईजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा, लिखते हुए गलती नहीं होगी। अच्छा जी, अब ये मैंने इसी तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे 20 जो है हमारे पास, जो पहली साइड 20 और उसकी करॉस्पॉन्डिंग साइड 9, ठीक है, नीचे 9 लिख ली। फिर दूसरी जो क्रॉस साइड्स है उस लेंथ है हमारे पास 21 और उसकी करॉस्पॉन्डिंग लेंथ जो है वो 12, 21 डिवाइडेड बाई 12। तीसरी जो करॉस्पॉन्डिंग लेंथ है वो 29 और उसकी जो करॉस्पॉन्डिंग लेंथ है वो 15, 29 ओवर 15। अब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 20 को 9 से अगर डिवाइड करें तो ये आ रहा है जी 2.23, आगे चल रहे हैं, लेकिन हम पहले लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे डेसिमल के बाद। और इसके बाद 21 को 12 से डिवाइड करें तो ये आ रहा है 1.75, ठीक है। ये तो डिफरेंट आ गया। सर 29 को 15 से डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 1.93, ठीक है। तो ये तो तीनों डिफरेंट आ गए, तो इसका मतलब है कि ये सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस ऑल स्केल फैक्टर्स आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, सो बोथ सॉलिड्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल फैक्टर अगर आप नहीं लिखना चाहते तो लेंथ रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ करॉस्पॉन्डिंग साइड्स लिख सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉलिड्स आर सिमिलर, इनमें जो दो सॉलिड दिए गए हैं सिमिलर है, इसी तरह पार्ट 2 में जी भी जो दो सॉलिड्स दिए गए हैं वो सिमिलर है, ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये आ गई कि ये सिमिलर है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, इसमें जो अननोन है वो हमने वैल्यू मालूम करनी, जैसे कि इसमें ये डायमीटर 100 है और ये डायमीटर अननोन है, ठीक है। ये हमने मालूम करना है, हाइट हमें दोनों गिवन है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। इन सॉलिड्स के वॉल्यूम की रेशियो भी मालूम करनी, ठीक है। तो दो चीजें मालूम करनी, एक तो अननोन की वैल्यू मालूम करनी है, फिर इसका वॉल्यूम भी मालूम करना है, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको हम लिख लेते हैं। इसका डाया लिखा हुआ है 100, वो 100 मीटर लिख लिया। स्मॉल डाया हमने मालूम करना है, ठीक है। इसी तरह से हाइट जो है हमें वो बड़े वाले जो सिलेंडर इसकी दी गई है वो 25 मीटर है और स्मॉल वाला जो है उसकी 5 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसकी वॉल्यूम, एक तो हमने ये डाया या अननोन वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, इन्होंने ये कहा है हमें, ठीक है। और दूसरा हमने
रेशियो ऑफ वॉल्यूम जो है वो भी मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ वॉल्यूम जो है मैंने V1 ओवर V2 ये भी हमने मालूम, ये दो चीज़ें मालूम करनी है। अब सबसे पहले आते हैं इनकी तरफ, ठीक है जी, क्योंकि हमें देख दी गई है कि शेप्स जो है वो सिमिलर है। एज शेप्स आर सिमिलर तो हम कहेंगे कि उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ्स जो है वो भी इक्वल है, ठीक है जी। सॉरी, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ्स जो है वो इक्वल है। सो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ्स जो है वो भी इक्वल है। ये कहाँ से लिया मैं आपको दिखा दें। ये आपके पेज 205 पे है। देखें यहाँ पे डाया नहीं दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस की रेशियो इक्वल है हाइट्स की रेशियो के, ठीक है। इसी तरह अब हम डायामीटर की रेशियो ले लेंगे हाइट की रेशियो के इक्वल, ठीक है। तो वो रेशियोज जो है सिमिलर फिगर के केस में आपस में इक्वल होती है, ठीक है जी। तो अब आपने करना ही है कि अगर आप जो बड़ी वाली वैल्यू है उसका डी ऊपर रख रहे हैं तो स्मॉलर डी को हम नीचे रख लेते हैं। इस तरह से बड़े वाले जो है सिलेंडर उसकी हाइट अगर आप ऊपर रख रहे हैं तो छोटे वाले की हाइट जो है हम नीचे रख लिए। बस आपने ख्याल रखना है कि एक जैसी, अगर स्मॉल हाइट ऊपर है तो स्मॉल ऊपर रखें, अगर जो बिग वाले की हाइट ऊपर है तो बिग वाले के ऊपर रखना, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डी जो है वो हमारे पास है जी 100, स्मॉल डी हमने मालूम करना है। एच है हमारे पास 25 और स्मॉल एच है हमारे पास 5, ठीक है जी। कटिंग कर लें, 5 5 ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 100 आ जाएगा, ठीक है जी। ये डी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी को हम अलहदा कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। 5 इधर ऊपर है, इस साइड पे आके डिवाइड आ जाएगा। तो 5 20s आर 100, ठीक है। तो डी जो है हमारे पास, इसको सीधा करके लिख लेते हैं। 20 जो यूनिट चल रहा है हमारे पास ऊपर मीटर है तो मीटर, ठीक है। पहला तो ये आंसर आ गया कि जो उसका डाया है स्मॉल वाले का वो 20 मीटर है। अच्छा, अब वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है वो V इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एच, ठीक है जी। ये होता है फार्मूला। तो हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, या इनमें से कोई सी भी रेशियो आप ले लें तो आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है जी। तो मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ इस तरह भी, और आप ये भी देख लें, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें रेडियस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बड़े वो इसका रेडियस क्या होगा, डी को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें रेडियस आ जाएगा। तो 100 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा जी 50। बड़े वाले का रेडियस जो है वो 50 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो स्मॉल डी है ये 20 है, इसको भी अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्मॉल का रेडियस जो है वो 20 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा जी 10, ठीक है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अच्छा जी, बाद स्टूडेंट्स को शायद ये मेथड थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जो एक्चुअल मेथड है वो आपको समझाना या बताना ज़रूरी है। ये देख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इधर इन स्मॉल को ऊपर रखा हुआ है, हमने ग्रेटर को ऊपर रखा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वॉल्यूम का एक्चुअल फार्मूला है, ठीक है। वैसे आप दूसरे तरीके से भी करेंगे, कोई भी रेशियो रख के, तब भी आंसर सेम आ जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब ये यहाँ पे पाई पाई से कैंसिल हो सकता है, ठीक है जी। आर स्केयर अभी हमने निकाला है जी, आर है जो कैपिटल आर है वो 50 का स्केयर आ जाएगा, और एच जो है कैपिटल हमारे पास वो है 25 मल्टीप्लाई बाई 25। इसी तरह से नीचे जो है आर स्मॉल वाला ये है 100 का स्केयर, 10 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई एच स्मॉल जो है हमारे पास वो 5 है, ठीक है जी। ये इसका प्रॉपर मेथड है जो फार्मूले के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। अब ये 25 से कैन 5 5 25, ठीक है। अब 50 का अगर हम स्केयर लें तो ये 2500 बन रहा है मेरे ख्याल से, और ये 5 है। 10 का स्केयर जो है वो 100 है। 2 ज़ीरो इससे कट जाएंगे तो ये आ जाएगा V1 ओवर V2। हमारे पास 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 रेशो 1, ठीक है जी। तो हम इसको रेशो में लिख लेंगे, 1 V1 रेशो V2 इक्वल है 125 रेशो 1, ठीक है जी। ये जो है इसका प्रॉपर फार्मूला से हमने ड्राइव किया, ठीक है। अब मैं सेकंड मेथड भी आपको बता देता हूँ। सेकंड मेथड में जी V1 ओवर V2 हमने हाइट्स ले ली है। हाइट जो है हमारे पास वो है 25, और स्मॉलर की हाइट जो है वो 5, क्यूब आ जाएगा। 5 5 25, ठीक है जी। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 ओवर 1, ठीक है जी। तो ये अगेन वही आंसर आ जाएगा, चाहे आप इससे कर लें और चाहे आप डायामीटर लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। डायामीटर क्या था हमारे पास, इसका था
100, ठीक है जी, और इसका आया है 20, क्योंकि तमाम रेशियोज इक्वल हैं, ठीक है। इधर एच की जगह अगर हम ये लगाते हैं तो तब क्या आएगा, 25 आर 100, इस तरह भी यही आ रहा है 125/1, ठीक है जी। लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो ये है, अगर आपको फार्मूला याद हो तो इसमें प्रॉपर फार्मूला लगाएगा और एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा जी, पार्ट 2 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो मालूम करनी है अननोन वैल्यूज। तो अननोन यहाँ पे क्या है जी, बी है, एच है और सी है, ये मालूम करना है, ठीक है। पहले तो हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये है 7.5 और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली, ठीक है। ज़रा मार्किंग करने से आपको पता क्लैरिटी होगी, यानी मैं मज़ीद करीब कर देता हूँ। अच्छा जी, ये है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास ये है जी 6, इसको मैं डबल लाइन से कर रहा हूँ, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो एच है। अच्छा, अब ये सी जो है हमारे पास तीसरी साइड ये वाली 13 है, ठीक है। अब ये जो बी साइड है ना, इसका कोई भी नहीं है, इसको फिर हम अलहदा से सॉल्व करेंगे। पहले ये करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इन 7.5 के नीचे 5 आएगा, इस तरह से एच के नीचे 6 आएगा और सी के नीचे 13 आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने लिख लेना है कि जी, रेशियोज एज फिगर्स आर सिमिलर, ये तो हमें गिवन है, तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल होगा। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ लिखने से पहले। 7.5 की रेशियो आएगी 5 के साथ, ठीक है। इसी तरह से एच, क्योंकि 7.5 ऊपर लिखा है तो एच ऊपर लिखेंगे, उसकी रेशियो आएगी 6 के साथ, और सी ऊपर लिखेंगे, उसकी रेशियो आएगी 13 के साथ। 7.5 की रेशियो आएगी जी 5 के साथ, एच की रेशियो आएगी, एच अब हम ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है, 6 के साथ, और सी की रेशियो आएगी 13 के साथ, ठीक है जी। अब ये तमाम इक्वल होती हैं चीज़ें। ये कहाँ से मैंने लिखा है मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। ये देखें, सॉलिड्स के केस में, किसी भी केस में, जैसे इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, ए की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे डी है, बी की करस्पॉन्डिंग साइड ई है, सी की, तो ये सारी आपस में इनकी रेशियोज जो है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। कोई भी शेप आ जाए हमारे पास, ठीक है, नीचे उन्होंने ये दिया हुआ भी है। अब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये रेशियो जो है जिसमें दोनों साइड्स मालूम है, इसको पहले इसके साथ इक्वल रख के एच फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इस रेशियो को जिसमें सी है इसको इसके साथ इक्वल रख के फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये देखें, 7.5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू h/6, ठीक है जी। पहले इसको फाइंड कर लेते हैं हम। 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7.5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है जी। ये आ जाएगी जी h की वैल्यू हमारे पास 9, ठीक है। इसका यूनिट मीटर्स में है तो हम इसके साथ मीटर लिख लेंगे, ठीक है जी, मीटर आ जाएगा। अब इसी तरह इस साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। 7.5/5 एक नॉन साइड लिख लेनी है जिसकी दोनों रेशियोज पता है, और अब सी के लिए हम इसको सी वाले को लिख लेते हैं, ठीक है जी। सी को इधर रहने, 13 को हम इधर ले जाते हैं, 7.5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी ये 13 के साथ। तो सी जो है हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है जी 19.5, ठीक है। ठीक है जी, ये दो अननोन निकल है। अब हम चलते हैं तीसरे अननोन की तरफ। अब जो तीसरा अननोन है यहाँ पे बेस हमारे पास, ठीक है, बी। इसको अगर आप देखें इस पूरे हिस्से को, तो ये एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है जी। यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, ठीक। ये तीनों साइड्स मिलके राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल जो है वो हम कैसे, अब ये सी है तो इसके सामने भी ये सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। यहाँ पे हम सी की वैल्यू लगा सकते हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको मालूम कर सकते हैं। तो सी हमने अभी 19.5 निकाला, ठीक है जी। ये क्या बन जाएगा हमारा, हाइपोटेनस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ये देखिए, साथ 90 डिग्री का एंगल दिया है, तो 90 डिग्री पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। हाइपोटेनस हमारे पास सी है जो कि हमने अभी निकाला है 19.5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हम मालूम कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर जो है वो 7.5 का स्क्वायर, ठीक है जी। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ रहा है जी 380.25, ठीक है। और बी का स्क्वायर उसी तरह रहने देते हैं,
सॉरी, इसको हम इधर लेते हैं। 7.5 का स्क्वायर जो है वो आ रहा है 56.25, 56.25। ठीक है जी। अब ये देखें, ये इस साइड पे आया, यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। मैंने एक स्टेप बचाया, आप बेशक इसको पहले डिटेल से लिख लें। बी का स्क्वायर 380 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ रहा है जी 324, और यहाँ पे ये बी का स्क्वायर। अब हम दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो बी जो है हमारे पास वो आ जाएगा 18 मीटर। ठीक है जी, 18 मीटर। अब ये सारी अननोन वैल्यूज निकल आए। अब हम वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये वॉल्यूम हम मालूम कर रहे हैं, वॉल्यूम की रेशियो। तो अब आप जो है इनमें से कोई सी भी लगा लें साइड की, तमाम रेशियोज बराबर हैं। हाइट लगा लें, 7.51 लगा लें, या कुछ भी, तो ये आपके पास बराबर है। इधर क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब V1 रेशियो V2 क्या आ जाएगा, ये 9, हमारे पास H जो है ये 9 आया था और ये 6 है। इनकी कटिंग कर लें पहले ताकि आसानी से निकल आए। ये हो जाएगा जी 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। तो V1 रेशियो V2 ये आ जाएगा जी 3 का क्यूब 9 27, और 2 का क्यूब जो है वो 8। तो ये रेशियो को आपने इस तरह लिख लेना, V1 रेशियो V2 जो है 27 रेशियो 8। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे है जी सॉलिड्स आर सिमिलर। पहली बात तो ये है कि ये जो शेप्स दी हुई हैं सिमिलर है। ठीक है। फाइंड द अननोन वॉल्यूम, इसमें हमने अननोन वॉल्यूम जो है वो मालूम करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक साइड दी गई है 21 है, तो इसकी जो करॉस्पॉन्डिंग साइड है 7 है। अगर ये 21 है तो इसकी करॉस्पॉन्डिंग साइड भी 7 है। तो हम ये वाली करॉस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशियो ले लेंगे और वॉल्यूम की रेशियो ले लेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है पेज 205 पे। इफ L1 and L2 आर द करॉस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सिमिलर फिगर उन्होंने हमें दे दिया है। तो फिर रेशियो ऑफ करॉस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या होता है, V1 ओवर V2, L1 ओवर L2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने डाटा लिख लिया। V1 हमारे पास 9000 क्यूबिक मीटर है, V2 हमने मालूम करना है, L1 जो है 21 mm है, और L2 हमने 7 mm। अब आपने इस चीज़ का बस ख्याल रखना है कि जिसका आप वॉल्यूम ले रहे हैं उसी की लेंथ जो है V1 और L1 हो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये वॉल्यूम V1 9000 है, तो इसी की जो है वो लेंथ जो है वो आप L1 लिखेंगे। ठीक है। और दूसरा जो है V2, और इसकी लेंथ जो है वो L2 लिखेंगे। ठीक है, बस ये आपने ख्याल रखना है। वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। V1 है हमारे पास 9000, V2 हम मालूम कर रहे हैं, L1 जो है हमारे पास 21, और L2 7, और इनका क्यूब। ठीक है, 3 7 3 ज़ार 21। ठीक है जी। तो V2 हमने मालूम करने, इसको हम इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है जी, 9000 डिवाइडेड बाई ये 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 9000 को 27 से डिवाइड करें तो ये आता है हमारे पास 333.33 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है हमारे पास। V1 हमने मालूम करना है। ठीक है जी, वॉल्यूम 1, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग वो लेंथ है L1 वो 10 फीट है। V2 हमारे पास गिवन है 360 फीट का क्यूब, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है वो 12 फीट है। तो ये आपने बस ये ख्याल रखना है कि इसको आप L1 कह दें और इसको आप L2 कह दें। सबसे पहले हमने डाटा लिख लिया V1 और उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ L1 जो है 10 फीट है, V2 और उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ L2 जो है वो 12 फीट है। अब यहाँ पे आपने लिख एज सॉलिड्स आर सिमिलर, तो हम लिख सकते हैं V1 ओवर V2 जो है L1 L2 का क्यूब। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। V1 हम मालूम करें इस दफ़ा, V2 जो है वो 360 क्यूबिक फीट है, L1 जो है हमारे पास वो क्या है 10 आ जाएगा, और L2 हमारे पास 12 आ जाएगा क्यूबिक फीट। ठीक है जी। अब आप चाहें तो डायरेक्ट इनका क्यूब ले लें, या फिर कटिंग भी हो सकती है। ये 2 5 आर 10, 2 6 आर 12। ठीक है जी। V1 हमारे पास आ जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125, डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब होता है 216। 316 को हम इस साइड पे ले आएंगे, 360 को हम इस साइड पे ले आएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 208.33 फीट।
208.33 क्यूबिक फीट। एक सेकंड में इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ। जी ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 3 में ही हमें दो कॉन्स दी गई हैं। एक V1 हमने मालूम करना है, V2 हमें 460 दिया हुआ है क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर। इसकी क्रॉसपॉन्डिंग ये L1 हो जाएगा जी 6 सेंटीमीटर, और ये L2 हो जाएगा जी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका डाटा लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, डाटा हमने लिख लिया। V1 हमने मालूम करना है, उसकी क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ L1 6 सेंटीमीटर है। क्रॉसपॉन्डिंग सॉरी कह रहे हैं, इसी की जो लेंथ है वो L1 है। L1 की क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ L2 15 है, और वॉल्यूम जो है वो V2 है। ठीक है, 460। अब यहाँ पे आपने ये लिखना है कि एज सॉलिड्स आर सिमिलर, सो हम क्या लिख सकते हैं कि V1 ओवर V2 इक्वल है L1 ओवर L2 का क्यूब। V1 हम मालूम कर रहे हैं, V2 हमारे पास जो है वो 460 है, इक्वल है जी L1 है जी 6, L2 है हमारे पास 15, और इसका क्यूब आ जाएगा। अब ये दोनों 3 से डिविजिबल है। 3 2s आर 6, 3 5s आर 15। ठीक है, V1 को इधर रहने देते हैं। ठीक है, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 5 का क्यूब आ जाएगा 125। 460 को इधर ले आए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, अब इन सब की कटिंग करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास जो फाइनली आंसर आ रहा है, वो आंसर आ रहा है जी 29.44 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। पार्ट 4 में हमारे पास V1 ये गिवन है और V2 हमने मालूम करना है। ये V1 है तो इसकी लेंथ को हम L1 कह देंगे, ये V2 है इसकी लेंथ को हम L2 कह देंगे। ठीक है जी, डाटा लिख लेते हैं और फिर फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हमने डाटा लिख लिया, और यहाँ पे आपने मेंशन जरूर करना है एज सॉलिड्स आर सिमिलर। ये हमें स्टार्ट में ही दे दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं V1 ओवर V2 की रेशियो जो है वो L1 ओवर L2 के क्यूब की रेशियो के इक्वल है। तो V1 हमारे पास इस दफ़ा है 288, V2 हम मालूम कर रहे हैं जी, L1 हमारे पास है जी 12, और L2 हमारे पास है 9, और इसका क्यूब। ठीक है, अब दोनों 3 से डिविजिबल हैं, आप यहाँ पे कर लें कटिंग। 3 3s आर 9, 3 4s आर 12। ठीक है जी, ये आ जाएगा जी 288 ओवर V2। 4 का क्यूब होता है जी 64, 4 4s आर 16, 16 4s आर 64। 3 का क्यूब होता है 3 3s आर 9, 9 3s आर 27। ठीक है, अब हमने V2 मालूम करना है। हम V2 को इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, इन दोनों को हम इस तरफ ले आएंगे। 288 को इधर ही रहने दें, 27 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई, 27 मल्टीप्लाई 64 इधर ऊपर है, इधर आके नीचे आ जाएगा 64। ठीक है, इन सब को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 121.5 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिलर सॉलिड। ठीक है जी, ये दो पेयर्स हैं सिमिलर सॉलिड्स हैं जिनका वॉल्यूम हमें गिवन है और हमने स्केल फैक्टर मालूम करना है। अब स्केल फैक्टर क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पेज 205 पे स्केल फैक्टर जो है ये ब्लू कलर से मेंशन है। स्केल फैक्टर इससे पीछे पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ्स, ठीक है, या साइड्स ऑफ टू सिमिलर सॉलिड इज कांस्टेंट। ठीक है, जो रेशियो है कोई भी सिमिलर सॉलिड, जैसे ए की क्रॉसपॉन्डिंग साइड डी है, इसकी रेशियो के इक्वल होती है, इसको हम स्केल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, बी जो है इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये ई है, इसका भी रेशियो जो है वो के इक्वल है। तो ये तमाम चीज़ें जो कांस्टेंट होती हैं इसको हम क्या कहते हैं जी स्केल फैक्टर सिमिलर सॉलिड्स की। और यहाँ पे वॉल्यूम क्योंकि हमें दिया, तो वॉल्यूम के लिए ये फार्मूला साथ गिवन है। ठीक है, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू के का क्यूब। ठीक है जी, के का क्यूब जो है हमने क्योंकि रेशियो मालूम करनी, के मालूम करना है, तो हम क्यूब रूट इसका निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब ये मैंने लिख लिया है V1 और यहाँ पे V2 है, और यहाँ पे हमने स्केल फैक्टर यानी कि के जो है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। एज सॉलिड्स आर सिमिलर लिखेंगे, सो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू के का क्यूब। V1 की वैल्यू पुट कर लें, ये आ जाएगा जी 512, और V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1728। के का क्यूब जो है इसी तरह से साथ लिख लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब क्योंकि हमने के की वैल्यू मालूम करनी, तो एक तो तरीका यह है कि इसका क्यूब रूट ले लें। ठीक है, दोनों तरफ, तो जो है आपके पास रेशियो या फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये इसका भी क्यूब रूट ले लें और इसका भी क्यूब रूट ले लें। ठीक है, क्यूब रूट से क्या होगा, जिसको जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, या क्यूब रूट इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला क्यूब रूट। और इनका जो है 512 का क्यूब रूट होगा वो 8 होता है, और 1728 का क्यूब रूट जो है वो 27 आता है। ठीक है, तो ये के जो है हमारे पास, या हम इसको स्केल फैक्टर लिख देते हैं जी के, ये हो जाएगा, इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है 8:27। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, 1728 का क्यूब रूट जो है वो 12 आता है। ये मैंने ऑनलाइन चेक भी किया, मे भी आपको पता नहीं शायद क्लियर है या नहीं है व्यू। ये देखें जी, ऑनलाइन मैंने गूगल पे चेक किया, क्यूब रूट ऑफ 1728 जो है वो 12 आ रहा है। ठीक है, आंसर जो है वो 12 आ रहा है। अच्छा, मे बी मैं थोड़ा सा स्टार्ट करना शायद भूल गया हूँ, मे बी कुछ वर्ड्स रिपीट हो। यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिया है कि क्यूब रूट ऑफ 1728 जो है वो 12। ये देखें जी, क्यूब रूट ऑनलाइन मैंने गूगल पे चेक किया, 1728 का 12 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको 12 लिख लिया। ठीक है, ये 7 को ख़त्म कर दिया, तो ये 8/12, इसको सिंप्लीफाई करें, 4 2s are 8, 4 3s are 12। ठीक है जी, तो के जो है हमारे पास यहाँ पे 8/12, 8:12 या 2:3, ये फाइनल आपका आंसर है। ठीक है, अब आपकी बुक पे जो आंसर है वो है, बेसिकली अगर हम इन दोनों का क्यूब लें तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, जो कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने स्केल फैक्टर निकालना है जो कि के है और 2:3 है। ठीक है, मे बी नेक्स्ट एडिशन में ये आंसर जो है वो रिवाइज कर दे, और इसकी मजीद कंफर्मेशन आपको क्वेश्चन नंबर 8 इसी एक्सरसाइज का हम दोबारा जो करेंगे उसमें भी ये आपको क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास टू स्विमिंग पूल्स आर सिमिलर विद अ स्केल फैक्टर 4:5। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन 4 में भी हमने स्केल फैक्टर निकाला। स्केल फैक्टर के जो है वो क्या होता है, बेसिकली क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ्स की रेशियो होती है, के जो है वो L1/L2 की रेशियो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो है L1 है, ये L2 है। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन मिक्सचर बी एडेड इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल। ठीक है, जो स्विमिंग पूल के अंदर पानी है उसके प्रोपोर्शनल हमने क्लोरीन डाले। क्लोरीन क्यों डालते हैं, ये जरासीम कुछ होती है तो उसमें जो है ये स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी ऐड करते हैं, आम पानी की टैंकी में भी यूज़ करते हैं। इफ 3 कप्स, अगर 3 कप्स ऑफ क्लोरीन मिक्सचर नीडेड फॉर स्मॉलर पूल। अब ये देखिए, ये 4 रेशो है, तो ये L1 है और ये जो है L2 है, तो स्मॉलर जो कप है स्मॉलर पूल में जो है वो 3 कप्स डाल रहे हैं, तो ये V1 बनेगा। ठीक है जी, आर नीडेड फॉर स्मॉलर पूल, हाउ मच ऑफ द क्लोरीन मिक्सचर इज नीडेड फॉर लार्जर पूल। तो लार्जर पूल के इधर L2 चल रहा है, तो यहाँ पे ये V2 हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, यहाँ पे ये V1 और V2 हम क्यों ले रहे हैं, जबकि ये कप्स में लिखा है, बाज़ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जो क्लोरीन है ये प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ वाटर का, तो जो स्विमिंग पूल 1 में वॉल्यूम है वाटर का और स्विमिंग पूल 2 में वॉल्यूम है वाटर का, उसके प्रोपोर्शनल जो है हम ये ऐड करें। ठीक है, तो इसलिए जो है स्मॉलर वाला जो है उसको V1 और लार्जर पूल वाला जो है वो V2 है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये प्रोपोर्शनल है वाटर के। ठीक है, इसका हम स्केल फैक्टर डिफाइन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4:5। तो जो यहाँ पे है वो L1:L2। ठीक है जी, तो अब क्लोरीन जो है वो ऐड करें हम स्मॉलर पूल में प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इसको हम V1 कह रहे हैं। ठीक है, स्मॉलर वाले को हमने 4 का है तो L1 का है, तो यहाँ पे V1 कहेंगे। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना, इज इक्वल टू 3 कप्स। ठीक है, अब क्लोरीन एडेड टू लार्जर पूल, ये जो है V2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये मालूम कर लेते हैं कि कितने कप्स हमने लार्जर पूल में ऐड करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये फार्मूला लिख लिया, लेकिन पहले लिखना एज पूल्स आर सिमिलर, तो हम लिख सकते हैं V1/V2 जो है वो L1:L2 और उसका क्यूब। ठीक है, तो V1 हमारे पास क्या है जी, वो है 3, V2 हमने मालूम करना है। ठीक है, L1 जो है हमारे पास वो 4 है और L2 हमारे पास 5 है और इनका क्यूब है। ठीक है जी, अभी हम इनका क्यूब पहले निकाल लेते हैं, बाकी सब कैसे लिख लेते हैं। 4 का क्यूब होता है 4 4s are 16, 16 4s are 64 और 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमने V2 मालूम करना है, तो V2 को हम उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, या जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना कहते हैं, तो V2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 3 को इधर ही रहने दें,
अब ये 125 डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 इधर न्यूमरेटर में या ऊपर है तो इस साइड पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब इन सब को अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ रहा है आंसर 5.859, 5.859, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 5.86 कप्स। ठीक है जी। पीछे बुक में जो आंसर जो है यहाँ पे 5.8 है, लेकिन अगर 8 करते हैं तो ये 6 5 से बड़ा है, तो या तो 5.9 लिखेंगे या 5.86 जो है वो हमारा आंसर है। तो अब हमारे पास ये आ गया जी 5.86 कप्स ऑफ क्लोरीन मिक्सचर इज नीडेड फॉर लार्जर पूल। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह वर्ड फॉर्म में लिखने ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मॉडल बस इज बिल्ट विथ स्केल 1:10। मॉडल क्या होता है? किसी भी चीज़ की छोटी सी स्ट्रक्चर या सैंपल बेस पे बनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कोई घर दिखाना हो या कोई गाड़ी का मॉडल दिखाना हो, तो मॉडल जो है वो स्मॉल, यानी कि एक्चुअल बस का अगर साइज जो है वो फर्ज करेंगे 10 मीटर उसकी कोई लेंथ है, तो यहाँ पे जो है हम 1 सेंटीमीटर या वन जो है वो उसमें दिखा रहे होंगे। ठीक है, अगर 100 है यहाँ पे तो वो 10 में दिखा रहे होंगे। ठीक है, ताकि स्मॉल मॉडल जो है वो बनाते हैं। ठीक है, द मॉडल ऑफ बस हैज वॉल्यूम। अब उसका जो वॉल्यूम है टोटल, जो छोटा मॉडल बना है वो 30 क्यूबिक मीटर है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बस? तो एक्चुअल वॉल्यूम जो है बस का वो क्या होगा? तो ये भी बड़ा आसान है फार्मूला, क्योंकि मॉडल बिल्कुल सिमिलर होता है एक्चुअल बस से, तो हम जो है इसका रेशियो जो है वही लगा सकते हैं जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ किए। अच्छा जी, यहाँ पे हम डाटा लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ मॉडल बस जो है वो ऑब्वियसली छोटी वाली रेशियो है ऊपर, क्योंकि 1:10 दी है तो 1 इधर आ जाएगा, और लेंथ ऑफ एक्चुअल बस जो है वो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल बस जो है हमें गिवन है 30 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, और वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बस जो है वो क्या है हमारे पास, वो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसी तरह से लिख लेंगे कि एज बोथ बसेज आर सिमिलर, तो यहाँ पे हम वही फार्मूला लिख लेंगे कि एज बोथ बसेज आर सिमिलर, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं वॉल्यूम की रेशियो जो है वो लेंथ के क्यूब की रेशियो के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। V1 हमारे पास 30 है, V2 हम निकाल रहे हैं, L1 जो है वो 1 है, और L2 हमारे पास 10 है, इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, अब जो है हमारे पास ये आ जाएगा 30 ओवर V2 जो है हमारे पास क्या है ये हम मालूम कर रहे हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 10 का क्यूब क्या है जी? 1000। ठीक है जी, तो अब हम V2 मालूम करने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। V2 को इधर ले जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा V2 ही रहेगा, 1000 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो V2 क्या है हमारे पास? ये आ जाएगा जी 30,000। ठीक है जी, और जो यूनिट है क्यूबिक मीटर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, इस आंसर को आप लिख दें, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बस जो है वो 30,000 क्यूबिक मीटर हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर ए शोन इन द फिगर, फिगर में दिखाया गया है, इज सिमिलर टू सॉलिड सिलेंडर बी, बी सिलेंडर जो कि फिगर में नॉट शोन है। ठीक है जी, विद द स्केल फैक्टर ऑफ 2:3। ठीक है, स्केल फैक्टर जो है वो 2:3 है। तो ये आपको पता है कि लेंथ है, इसको अगर आप लेंथ L1 कह दें, इसको हम L2 कह देते हैं। ठीक है जी, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसमें दो चीज़ें, पहले हम वॉल्यूम मालूम करते हैं, अब साथ सरफेस एरिया भी मालूम करनी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम सॉलिड बी का मालूम। इफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए जो है हमें वो गिवन है, A1 हमें गिवन है जी। A1 का हमें ये जो पहले दिया हुआ है एरिया, एरिया गिवन है, तो ये A1 आ जाएगा। ठीक है, एरिया 1 कह देते हैं, और इसी तरह से वॉल्यूम हमें दिए गए रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी कि पहले अगर एरिया दिखा है तो पहले ये एरिया 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से उसके बाद वॉल्यूम है तो ये V1 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, मालूम हमने क्या करना है, सरफेस एरिया A2 और वॉल्यूम जो है वो V3, ये मालूम करना है। ठीक है जी,
अच्छा जी, ये स्केल फैक्टर हमें दे दिया गया है 2:3, ये ए का है, ये बी का है, ठीक है, बी सिलेंडर का। अब आपको पता है स्केल फैक्टर क्या होती है, रेशियो ऑफ लेंथ, इसको हम L1 कह देते हैं, इसको हम L2 कह देते हैं, ठीक है जी। और अब हम बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने स्केल फैक्टर में ये L1 और L2 कर लिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया भी इसी तरतीब से आपने करना है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, जो है सिलेंडर ए को हम 1 यूज़ करें उसके लिए, तो A1 आ जाएगा, वो हमें गिवन है। और सरफेस एरिया ऑफ A2 हमने मालूम करना है। इस तरह से वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर ए का वो V1 हमें गिवन है, और वॉल्यूम 2 हमने मालूम करना है, ठीक है। तो अब आपको फार्मूलाज पता है, तो हम फार्मूला अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर हमने एरिया मालूम करना है तो एरिया आपको पता है L2 होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, दोनों लेंथ्स का या करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका। तो A1 जो है हमारे पास, A1 हमारे पास जो है वो 130 है, 130 पाई, ठीक है जी। A2 हमने मालूम करना है, L1 जो है हमारे पास वो है 2, और L2 हमारे पास जो है वो 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो 130 पाई को हम इधर ही रहने देते हैं। 2 का स्क्वायर होता है जी 4, 3 का स्क्वायर है 9, ठीक है। A2 को अभी इसके नीचे ही रहने दें। A2 को अब नेक्स्ट टाइम हम इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे आ जाएगा 130 पाई, 4 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और 9 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो फाइनल इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास A2 का क्या आंसर आ जाएगा, A2 हमारे पास आ जाएगा, तो ये बन रहा है जी 292.5 पाई, उसी तरह से रहेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारा एरिया आ गया। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास वॉल्यूम जो है वो V1 गिवन है 280 पाई आ जाएगा, ठीक है। V2 हम मालूम कर रहे हैं, L1 जो है वो 2, L2 3, और इनका क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी 280 पाई, ठीक है। और अभी V2 इसी तरफ लिख लेते हैं, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। अब V2 को हम इस तरफ ले आते हैं, V2 इधर आ जाएगा 280 पाई, 27 को इधर ले आएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 को इधर रखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो V2 हमारे पास आ जाएगा, इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा जी 945 पाई सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है जी। ये वॉल्यूम हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप वर्ड फॉर्म में भी लिख दें, एरिया ऑफ सिलेंडर बी जो है वो 292.5 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी जो है वो 945 पाई सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है जी। ये आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 में दो सॉलिड्स हमें दिए गए हैं, सॉलिड 1 इज सिमिलर टू सॉलिड 2। तो पहली बात तो ये कि दोनों सॉलिड आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2। स्केल फैक्टर हमने मालूम करना है सॉलिड 1 और सॉलिड 2 का। इससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें सॉलिड 1 का वॉल्यूम दिया गया है और सॉलिड 2 का वॉल्यूम दिया गया है, और हमसे स्केल फैक्टर की डिमांड कर रहे हैं। ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमसे स्केल फैक्टर की डिमांड की गई थी, ठीक है जी। स्केल फैक्टर होता क्या है, बेसिकली ये रेशियो होती है लेंथ्स की, ठीक है जी। लेंथ्स की रेशियो होती है, ठीक है, L1 ओवर L2। या अब यहाँ पे ये सर्कल है तो इस केस में ये रेडियस की रेशियो होगी R1 रेशियो R2, ठीक है। तो इनकी रेशियो है, और आपको याद होगा कि मैंने क्वेश्चन 4 में बताया था कि उसका आंसर जो है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बुक में जो है वो गलत है, ठीक है। तो अभी हम ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, तो उससे आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 जो है वो है 8 पाई क्यूबिक फीट, ठीक है, जिसको हम V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो वॉल्यूम 2 का है वो है जी 125 पाई क्यूबिक फीट, और जो हमारे पास स्केल फैक्टर है के, जो कि रेशियो होती है लेंथ्स की, या यहाँ पे रेडियस कर लें आप, ठीक है। ये- तो इसको जो है हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, एज सॉलिड्स आर सिमिलर, क्योंकि हमें ये स्टार्ट में ही बता दिया कि दोनों सॉलिड्स जो है वो सिमिलर है। तो V1 ओवर V2 जो है वो K3 के इक्वल होता है। यहाँ पे आप चाहें तो R1 ओवर R2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। R1 ओवर R2 का क्यूब, ठीक है, एक ही बात है। तो मैं ये K3 से ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। V1 की वैल्यू है जी 8 पाई
और V2 हमारे पास है जी 125 पाई। पाई को पाई से कैंसिल कर दें, ठीक है जी। के क्यूब हमने क्योंकि के की वैल्यू मालूम करनी है स्केल फैक्टर की, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्यूब रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा जी 8/125, ठीक है जी। इधर भी क्यूब रूट ले लेना है और के क्यूब ओवर इसका भी क्यूब रूट। एक हम लेते हैं इस तरह से, ये जो लिखते हैं हम इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 होता है, लिखा नहीं जाता। इस तरह से क्यूब रूट लेने का क्या फायदा है, जब हम स्क्वायर रूट ओपन करते हैं, फर्ज करें x के ऊपर है तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है x की पावर 1/2, ये आप लोगों को याद होगा। इस तरह से जब हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे के ऊपर ये क्यूब रूट है, इसको ओपन करेंगे तो के की पावर क्या आ जाएगा 1/3, 3 से कैंसिल हो जाएगी, तब तब हमें जो है वो के मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूब इस क्यूब रूट से कट जाएगा, ठीक है जी। 8 का अगर आप क्यूब रूट लें तो ये आ जाता है 2, और 125 का जो क्यूब रूट है वो है 5, तो के हमारे पास 2/5, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के जो है वो हमारे पास है 2/5, ठीक है जी। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 में भी इसी तरह से हमने निकाला था, ठीक है। हमने के क्यूब नहीं निकाला था, सिंपल के निकाला था, ठीक है। तो वो हमारे पास आ रहा था, एक सेकंड में आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये 2/3 आ रहा था, ठीक है। जबकि बुक में जो है आपके पास वो 8/27 है, यानी कि दोनों का क्यूब, 2 का क्यूब करें तो 8 और 3 का क्यूब करें तो 27। तो मेरे मुताबिक जो है ये क्वेश्चन 4 जो है इसका आंसर 2/3 होगा, ठीक है जी। बाकी बुक की मजीद कोई करेक्शन आती है तो वहां से क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट एडिशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स रह जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास सॉलिड ए एंड सॉलिड बी जो कि मैथमेटिकली सिमिलर है। मैथमेटिकली वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि हम अक्सर इंग्लिश में भी यूज करते हैं कि ये सिमिलर है। तो मैथमेटिकली सिमिलर से मुराद वही है कि शेप्स जो है वो सेम है और साइज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए जो है वो है 32 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हम कह देते हैं V1, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी भी हमें गिवन है, ये V2 है जी। हाइट ऑफ सॉलिड वन जो है इसको आप चाहे h से रिप्रेजेंट कर दें या L1 से रिप्रेजेंट कर दें, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड हमने क्या करनी है जी, हाइट ऑफ सॉलिड बी, ठीक है। इनका डाटा लिख लेते हैं, फिर फार्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये डाटा हमने लिख लिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए जिसको हमने V1 से रिप्रेजेंट कर दिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी जो है वो 108 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट ऑफ सॉलिड ए जो है वो हम ले रहे हैं L1, इसको आप H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रा बुक में जिस तरह से है उस तरह से हम लिख रहे हैं L1। H1 भी अगर आप लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ B जो है वो L2, ठीक है। एज बोथ सॉलिड्स आर सिमिलर, ठीक है, तो फार्मूला वही लगा लेंगे हम। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। V1 हमारे पास है जी 32, V2 हमारे पास है जी 108, ठीक है जी। L1 हमारे पास है 10 और L2 हमने मालूम करना है, या हाइट 2 हमने मालूम करना है, ठीक है। इसके ऊपर सॉरी क्यूब है ये, ठीक है। अब अच्छा, अब जी 10 का क्यूब होता है हमारे पास 1000, ठीक है जी। L2 का भी क्यूब हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इन को हमने मालूम करना है। 32 और 108 को भी हम इसी तरह से लिखा रहने देते हैं, ठीक है। L2 का क्यूब हमने मालूम करते हैं, इसको हम ऊपर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है जी। L2 का क्यूब ऊपर आ जाएगा, 1000 को इधर ही रहने दें, ठीक है। ये 32 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 108 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सब को जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3375, ठीक है जी। L2 का क्यूब। अब हमने ये क्यूब खत्म करने क्योंकि हमें सिर्फ ये लेंथ चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे L2 का क्यूब, इसका क्यूब रूट ले लें, और इसी तरह से 3375 इसका भी क्यूब रूट ले लें। तो L2 जो है हमारे पास वो आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हाइट ऑफ सॉलिड बी जो है वो क्या आ जाएगी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है हमारे पास। अच्छा जी, बात स्टूडेंट्स के माइंड में हो कि ये क्यूब रूट कैसे लिया जाता है या क्या, तो थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं
कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस 3375 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है जी। ये 3 पे जाता है, फिर दोबारा 3 से डिवाइड होता है, फिर 3 से, और बाद में 5 से। तो आप इनके जो हैं वो पेयर बना सकते हैं। 3 हमारे पास जो है वो 3 वाले हैं, और 3 ही जो है वो 5 वाले हैं। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3। इसका क्यूब रूट हमने लिया था, ठीक है जी। क्यूब रूट को ख़त्म कर दें तो 3 की पावर 3 ये 1/3 आ जाएगा, और 5 की पावर 3 ये भी 1/3 आ जाएगा। 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 3 5 आर 15, ठीक है। तो यही हमारे पास 15 आंसर था। तो अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, P एंड Q आर टू सिमिलर सॉलिड्स। एक तो P और Q जो है वो टू सिमिलर सॉलिड्स हो गए, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, ठीक है जी। सॉलिड P हैज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 108 एंड 135 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। ठीक है जी। सॉलिड इस P का हमारे पास वॉल्यूम जो है वो आ गया है, इसको हम V1 कह देते हैं, ठीक है। और इस इसका जो, सॉरी, पहले सरफेस एरिया लिखा है, तो ये सरफेस एरिया आएगा, तो इसको हम सॉरी A1 कहेंगे, ठीक है जी। ये A1 आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर 108। और इसके बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है ये 135 क्यूबिक सेंटी, इसको हम V1 कह देंगे, ठीक है जी। रिस्पेक्टिवली का मतलब बिलतरतीब, यानी कि अगर पहले सरफेस एरिया लिखा है तो पहले ही 108 सरफेस एरिया आएगा, फिर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आएगा, ठीक है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड Q, हमने सॉलिड Q का वॉल्यूम मालूम करना है जी, V2 हमने मालूम करना है, ठीक है। सरफेस एरिया हमें सॉलिड Q का दे दिया गया है, A2 हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। डेटा लिखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे कि सरफेस एरिया जो है वो होता है A1 फर्ज करें ओवर A2, ठीक है जी। और यहाँ पे लेंथ्स है हमारे पास, या जो भी चल रहा है, इनका स्केयर हम लेते हैं, ठीक है जी। या इसको आप स्केल फैक्टर K कह दें, ठीक है। K का हम स्केयर लेते हैं, ठीक है। जबकि वॉल्यूम जो है वो हमारे पास जो होता है उसमें तीनों साइड्स इन्वॉल्व होती है, तो वॉल्यूम जो है वो हम L1 ओवर L2 का क्यूब लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहले अगर कोई सी भी दो वैल्यूज दी हैं, फर्ज करें एरिया दिया है, तो उससे हम ये रेशो निकाल लेंगे, ठीक है, या स्केल फैक्टर निकाल लेंगे के, या इसकी रेशो L1 ओवर L2 की। फिर वही वैल्यू हम वॉल्यूम में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, हमने ये डाटा यहाँ पे एंटर कर लिया। एरिया ऑफ सॉलिड P हमारे पास 108 है, एरिया ऑफ सॉलिड Q जो है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम भी इसी तरह से आपने लिख लेना। अच्छा, ये ख्याल करना है कि इसका एरिया जो है वो नीचे लिखा हुआ है, तो एरिया को एरिया के सामने लिखना है। ये केयरफुली आपने बस डाटा जो है वो लिख लेना है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है हमने मालूम करना है। अब हमारे पास दोनों एरियाज गिवन है, तो हम एरिया वाला फार्मूला जो है वो यूज करके स्केल फैक्टर मालूम कर लेंगे। वो क्या फार्मूला है, A1 रेशो A2 इक्वल है, आप कह सकते हैं L1 L2। और इस केस में स्केयर आता है, ठीक है। एरिया हमेशा स्केयर में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, आप जानते हैं। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि L1 L2 की जगह आप K का स्केयर लिख लें, ठीक है जी। जो आपको कन्वीनियंट लगे या जो आप आसानी से कर लें, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज जो है वो निकाल लेते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास है जी 108, और A2 की वैल्यू है हमारे पास 300, ठीक है। अब आ जाएगा L1 ओवर L2 का स्केयर, ठीक है। अब क्योंकि ये स्केयर है और हमें ये रेशो चाहिए, या के अगर आप कर रहे हैं तो के की रेशो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका स्केयर रूट लेंगे, ठीक है। अब हम क्यूब रूट नहीं लेंगे, ठीक है। जब स्क्वेयर को खत्म करना हो तो स्क्वेयर रूट, जब क्यूब को खत्म करना हो तो हम क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इनकी कटिंग भी हो रही है, कटिंग डिवाइड करके थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आ रहा है जी 0.36 L1 ओवर L2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको पता है, खत्म करते हैं तो इसके नीचे 1 लगाते हैं, और जितने आगे डिजिट्स उतने ही हम 0 लगा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 36 ओवर 100 L1 ओवर L2, ठीक है। इसका जरा स्क्वायर रूट लेना आसान है, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आप कर दें, ठीक है। स्क्वायर रूट में हम यहाँ पे 2 नहीं लिखते, अंडरस्टूड है कि ये है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये 36 किसका स्क्वायर होता है जी, 6 का, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर। तो L1 ओवर L2, या इसको आप K भी कह सकते हैं, ठीक है।
ये क्या आ जाएगी 610। इसको हम इस तरह रेशियो में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ हम यूज़ करेंगे तो इससे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला लिख लेते हैं और ये वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जो है अननोन वो निकल आएगा, ठीक है। अच्छा जी, फॉर वॉल्यूम आप लिख लें V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्केयर में एरिया में हमने स्केयर लिखा था और यहाँ पे ये क्यूब आ जाएगा। आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, के का क्यूब स्केल फैक्टर, एक ही बात है। लेंथ की रेशियो होती है, ठीक है, स्केल रूट तो स्केल फैक्टर, तो आप स्केल फैक्टर भी लिख सकते हैं या ये भी जो आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। V1 हमारे पास है जी 135, V2 हमने मालूम करना है जनाब, और L1 आ जाएगा, L1 L2 रेशियो 6/10 और इसका क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इनका क्यूब ले लेते हैं, अभी बाकी 135 और इसको इसी तरह लिख लेते हैं 135/V2। 6 का क्यूब जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है जी 216, 216, और 100 का 10 का जो क्यूब है वो 1000 आ रहा है, ठीक है। V2 को हम ऊपर ले आते हैं, इस तरफ ले आएंगे, 135 इधर ही रहेगा, 216 इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 1000 डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन सब को अगर हम सॉल्व करते हैं, V2 को हम इस तरह करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास जो आ रहा है आंसर 625 सेंटीमीटर का क्यूब, 625 सेंटीमीटर का क्यूब। एक सेकंड में ये चेक करके कंफर्म भी कर लेता हूँ जी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यू जो है वो 625 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 11 में हमें एक्स और वाई टू सिमिलर सिलेंडर्स दिए गए, ठीक है, सच दैट, इस तरह से कि बेस एरिया ऑफ एक्स जो है वो है बेस एरिया ऑफ वाई इक्वल है 16:25 के, ठीक है जी। बेस एरिया क्या होता है ये चीज पहले समझ लेते हैं। ये जैसे दो सिलेंडर्स हैं तो इसकी ये बेस या नीचे की तरफ जो बेस है इसका एरिया जो है हमारे पास वो गिवन है, ठीक है जी, उनकी रेशो दी हुई। तो इसके हमने तीन पार्ट सॉल्व करने हैं। पहले पार्ट में रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ बोथ सिलेंडर, दोनों सिलेंडर्स की हाइट जो है वो पहले सबसे पहले मालूम कर लेते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर जिस तरह ऊपर हमने किया था, अब ये दोनों एरिया दिए हुए हैं तो हमने हाइट की रेशियो मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में ये वाला फार्मूला लगाएंगे, L1/L2 या K2 आप यूज कर सकते हैं स्केल फैक्टर, और इसका स्केयर लेंगे, ठीक है जी। तो पहले जो है हम ये हाइट की रेशियो मालूम कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने डाटा लिख लिया है, बेस एरिया ऑफ एक्स बेस एरिया ऑफ वाई 1625। अच्छा, आप इस तरह बेशक सेपरेट ना लिखें, इस तरह से लिख लें, हाइट ऑफ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ हाइट रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, जिस तरह मैंने लिखा है L1/L2, तो यहाँ पे बेशक आप बेस एरिया रेशियो ऑफ एक्स ओवर एक्स रेशियो वाई, तो उस तरह से चाहे आप मेंशन कर लें या इस तरह से लिखना है तो भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने L1/L2 ले लिया, आप बेशक H1/H2 ले लें, ठीक है, तब भी ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को होती है कंफ्यूजन, तो मैंने कहा साथ साथ क्लियर करते जाए। तो अब जैसा कि हमें स्टार्ट पे दिए गए, एज बोथ सॉलिड्स आर सिमिलर, दोनों जो है वो सिलेंडर्स जो है, सॉरी यहाँ पे लिखना था, सिलेंडर सिमिलर है, तो इसके लिए फार्मूला जो हम यूज करते हैं वो, अब यहाँ पे एरिया है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्केयर। अगर वॉल्यूम होता है तो हम क्यूब यूज करते हैं, ठीक है। A1 जो है वो 16 है, A2 25 है, L1 और L2 की हमने रेशियो मालूम करनी है, ठीक है। अब ये स्क्वायर को ख़त्म करना चाहते हैं हम, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे। हम क्या लिख लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है जी। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 16 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट वो क्या होता है, 4 के इक्वल होता है, और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 के इक्वल होता है, L1/L2, ठीक है। इसको बेशक आप ऐसे लिख लें, L1/L2 इक्वल है 4/5 के, ठीक है जी। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है जी। अब दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आप एक बेशक एक स्टेटमेंट की लाइन भी लिखने के, रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ बोथ सिलेंडर L1/L2 4/5, ठीक है। यहाँ पे आप H1/H2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 में हमसे पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस क्या होती है ये हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नीचे हमें बेस सरफेस दिया गया था, तो ये बेस जो है यहाँ से उन्होंने मेजर किया है, तो इसका सरफेस एरिया
अब कर्व सरफेस ये जो यहाँ पे ये वाली साइड है, इसका एरिया वो मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है? इस तरह की हमें एक एग्जांपल भी दी गई है, एग्जांपल में भी उन्होंने पूछा है। ये जी आपके पेज 207 पे एग्जांपल नंबर 13 है। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर सिलेंडर पूछना, ठीक है? कर्व्ड सरफेस। अब इसके लिए क्या फार्मूला यूज करें? इसके लिए भी अगेन वही सेम फार्मूला है, ठीक है? सिर्फ नाम चेंज है, बाकी फार्मूला वही चीज है, ठीक है? जो रेशो दी हुई है उन रेशो को चला के आगे करें, तो हम भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। हमारे पास वही 16/25 ही आंसर आएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब क्वेश्चन 11 का पार्ट 2 है कि रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया A1 रेशियो A2 जो है वो क्वेश्चन मार्क लिख दिया। एज बोथ सिलेंडर्स आर सिमिलर, तो फार्मूला वही लगेगा जो ऊपर यूज हुआ है। अब हमने A1 और A2 की रेशियो मालूम करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जो है वो L1 ओवर L2 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। L1 हमारे पास है जी 4, ठीक है जी, और L2 हमारे पास है 5। इनका स्केयर ले लेंगे, ठीक है जी। A1 आ जाएगा A1 ओवर A2। 4 का स्केयर होता है 16, 5 का स्केयर होता है 25, ठीक है? तो ये हमारे पास रेशियो आ गई, इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस तरह से एक छोटी सी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लें, आंसर ज़रा ज़्यादा अपीलिंग होते हैं एग्जामिनर के लिए। रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया जो है 16/25। तो अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में जनाब हमसे पूछ रहे हैं कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर। अब हमने रेशियो ऑफ सिलेंडर के जो वॉल्यूम है उनकी रेशियो हमने बतानी है, ठीक है? तो अगेन बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह ऊपर हमने किया था V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, और इस दफा स्केयर की जगह हम क्या ले लेंगे? क्यूब ले लेंगे, ठीक है? पार्ट 3 का मैंने डाटा लिख लिया। रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स जो है V1 रेशियो V2, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। एज बोथ सिलेंडर्स आर सिमिलर। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स आप बार बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज ज्यादा हो जाती है, लेकिन इससे जो है वो आपके मार्क्स जो है वो पूरे आ जाते हैं। V1 ओवर V2 जो है L1 ओवर L2, जानबूझ के मैंने क्यूब नहीं डाला कि आपको ये फर्क याद है कि वॉल्यूम में हमने क्यूब लेना है और एरिया में हम स्क्वायर लेते हैं। V1 ओवर V2, L1 रेशो L2 हमने ऊपर यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये आया था 4/5, ठीक है जी। L1 की जगह 4, L2 की जगह 5, इसका क्यूब आ गया। 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, और 5 का क्यूब होता है 125। तो ये V1 रेशो V2 हमारे पास निकल आई। इसको हम स्टेटमेंट की सूरत में लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये हमने इसको रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स जो है वो 64/125 आ गए। क्वेश्चन 12 में द वॉल्यूम ऑफ वन राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन है। ये राइट सर्कुलर कोन क्या होती है? ये जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में कोन्स बनी हुई है और इसमें ये राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है? तो ये राइट सर्कुलर कोन, इससे मुराद ये कि राइट एंगल जो है इसमें ट्राइंगल बन इज 8 टाइम्स द अदर वन। 8 टाइम जो है वो दूसरी से ज्यादा, यानी कि अगर इसका जो है वो एक का x है वॉल्यूम, तो दूसरी का 8 टाइम से मुराद क्या होगी? 8x हो जाएगा, 8 गुना। यानी कि अगर इसका 10 है तो 8 10 आर 80 हो जाएगा, ठीक है? तो अब हमने मालूम क्या अब करना है? इफ द रेडियस ऑफ लार्जर कोन, अगर लार्जर कोन का रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, तो मालूम करना है स्मॉलर कोन का रेडियस, हमने मालूम करना है। क्वेश्चन 12 सॉरी, क्वेश्चन 12 में लेट वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, ठीक है, V1 आ जाएगा x, एंड वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन जो है वो V2 8 टाइम्स x है, तो हम 8x लिख लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आपको स्मॉलर और लार्जर कैसे पता चलेगा? कि देखें, स्मॉलर जो है वो लार्जर उससे 8 टाइम्स बड़ी होगी, तो जो लार्जर है उसके साथ हम 8x लिखेंगे, ठीक है? रेडियस ऑफ स्मॉलर कोन जो है वो R1 हमने मालूम करना है। लार्जर कोन का रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है? अब हम जो है एज कोन्स आर सिमिलर, क्योंकि दोनों राइट कोन्स हैं, तो ये कोन सिमिलर हम अज्यूम करते हुए फार्मूला लगा लेंगे, वही V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का क्यूब। तो अब यहाँ पे V1 हमारे पास जो है वो x गिवन है, V2 हमारे पास क्या है जी? हमने 8x लिख लिया था। R1 हम मालूम करने लगे हैं, और R2 जो है हमारे पास वो 12, और इस साइड पे क्यूब आ जाएगा। अब ये x से कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/8 और R1 का
क्यूब हम लिख लेते हैं, इसको हम मालूम कर रहे हैं R1 को। 12 का क्यूब जो है वो होता है 1728। ठीक है जी। अब R1 का क्यूब हमने R1 को मालूम करने, इसको हम इधर रहने देते हैं, 1728 को हम इस साइड पे ले आते हैं, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 1728 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा R1 का क्यूब। ठीक है जी। इनकी कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करके ये आ रहा है जी 2116। ठीक है जी। तो अब हमने ये, क्योंकि क्यूब खत्म करना है, हमें सिर्फ R1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो क्यूब रूट लिख लेते हैं, इधर 216 का भी क्यूब रूट और R1 का भी क्यूब रूट। ये क्यूब रूट इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और 216 का जो क्यूब है वो आता है, R1 को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ये 6 आ जाएगा। ऊपर जो हमारे पास स्केल चल रहा है वो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हम लिख देंगे इसके साथ। और अगेन अगर आप चाहें तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी ये आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, ये आ जाएगा रेडियस ऑफ स्मॉलर कोन R1 जो है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 13 में हमसे पूछ रहे हैं कि मैसेज ऑफ टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो है वो 8 kg है और 27 kg है। ठीक है। एक का मैस 8 kg है, एक का मैस 27 kg है। इफ हाइट्स ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर। ठीक है। पहले की जो हाइट है वो 2 मीटर है, तो दूसरे सेकंड जो है ऑब्जेक्ट, उसकी हाइट क्या होगी। तो मैसेज वाला इससे पहले हमने क्वेश्चन नहीं किया, इसका पीछे से चेक करते हैं कि किस तरह का कंसेप्ट में दिया, या कोई फार्मूला गिवन है। जी जनाब, तो आपके पेज नंबर 205 पे ये गिवन है, m1 ओवर m2 जो है वो k का क्यूब जो स्केल फैक्टर होता है हमारा, या l1 ओवर l2, तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है। अब आपके ज़हन में होगा कि ये क्यूब वाला क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे ये बेसिकली डेंसिटी से डिनोट करें, ये डेंसिटी की वजह से जो है वो, तो डेंसिटी जो होता है मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो है वो एल क्यूब के बराबर होता है, तो इसलिए जो है ये वॉल्यूम का क्यूब आ रहा है। तो बहरकैफ हम ये सेम वही वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज करेंगे, बस वॉल्यूम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास मैस आ जाएगा। अब हमने इसका डाटा लिख लिया है। मैस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो m1 8 kg है। मैस ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट जो है m2 वो 27 kg है। हाइट ऑफ फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हाइट लिखने गलती से रेडियस लिख दिया था, h1 2 है हमारे पास, और रेडियस जो है सॉरी हाइट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट जो है h2 हमने मालूम करनी है। ठीक है। तो बोथ ऑब्जेक्ट्स जो सिमिलर है, तो फार्मूला जो हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, एज बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, तो वही फार्मूला m1 ओवर m2 की सूरत में, और इधर हाइट उन्होंने पूछी है, h1 ओवर h2 होल का क्यूब आ जाएगा। ठीक है। m1 हमारे पास है जी 8, m2 है हमारे पास 27, h1 हमारे पास है 2, h2 जो है हमने वो मालूम करना है। ठीक है। इसका क्यूब आ जाएगा। 8 और 27 को इसी तरह लिख लेते हैं। 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, h2 जो है इसका भी हम क्यूब लिख लेंगे। अब h2 हमने मालूम करना है, तो इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, ये आ जाएगा h2 का क्यूब। 8 को इधर ही रहने देते हैं, ये जो 27 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये कटिंग हो जाएगी हमारे पास, तो h2 का क्यूब जो है वो 27 आ रहा है, जबकि हमें चाहिए h2 सिर्फ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट अप्लाई करेंगे। बाई टेकिंग क्यूब रूट, यहाँ पे भी हम क्यूब रूट लिख लेंगे, और यहाँ पे भी हम क्यूब रूट लिख लेंगे। ये क्यूब इस क्यूब रूट से कट जाएगा। 27 का जो क्यूब रूट होता है वो 3 के इक्वल होता है। ठीक है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो 3 की पावर 3 इस क्यूब रूट से कट जाएगी। तो हाइट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो 3 मीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हो गई। अगर एक्सरसाइज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।